हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जो डीएलएड के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और डाइट के सभी एग्जामों में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है और एग्जाम में भी आता है। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अभी क्यों होता है, किस लिए होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। और मैं बस ये बता दूं कि ये आपके एजुकेशन या टीचिंग लाइन में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको हर एक क्लास में हर एक स्कूल में अलग अलग एबिलिटीज वाले बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है। अब बेसिक एबिलिटीज का मतलब क्या, उनकी अलग अलग क्षमताएं होंगी। अब हर कोई बच्चा एक साथ लर्न नहीं कर सकता, या हर कोई बच्चा एक ही बारी में सीख नहीं सकता। अपने अपने अब उनमें अपने अपने डिफरेंसेस होते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उनमें अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, वो अपने तरीके से पढ़ते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो उस चीज को समझ कर, बताकर, एक्सप्रेस करके उस चीजों को हम अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं और सभी को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है। इसका बेसिक मतलब यही है। अब डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन में इसका मतलब क्या होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा पद्धति है जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी, चाहे उनकी क्षमताएं भिन्न हो या एक ही, सामान्य विद्यालय में पढ़े और सीखे। मतलब एक ही विद्यालय में उन सभी बच्चों को रखें, ताकि उनको ये फील ना हो कि वो बहुत ज्यादा अलग बच्चे हैं या अलग हमसे, नॉर्मली बच्चों से अलग हैं। उनको ये चीज फील ना हो। ठीक है। अगर साउंड वगैरह आए तो इग्नोर करना, कुछ बच्चे नालायक होते हैं, वो शोर मचाते हैं भाई दिवाली के टाइम पे। और इनका तो दशहरा भी खत्म नहीं होता, पी करते रहते हैं। एक ही सामान्य विद्यालय में पढ़े और सीखें। इसका बेसिक मतलब है कि हम एक ही क्लास में, हम टीचर्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी तरीके के बच्चों को अपने पास बिठाएं। ठीक है। अपने पास बिठाएं, पढ़ाएं, समझाएं और उनकी क्षमताओं को पहचानें, और उस हिसाब से अपने टीचिंग मेथड्स और टीचिंग मटेरियल्स में इंप्रूवमेंट लाएं। ठीक है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ सिस्टम इन विच चिल्ड्रन एंड विदाउट with and without disabilities learn together in the same classroom and school with necessary support, नॉर्मल बेसिक सपोर्ट। कोई डिसेबल बच्चा भी ये नहीं चाहता कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते। ठीक है। उनको तो सपोर्ट देना ही देना है। अब जो मूव ही नहीं कर पा रहे या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा पुश करना है कि नहीं भाई तुम कर सकते हो, नहीं बेटा तुम कर सकते हो। ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि अगर वो बच्चा इतना एबल्ड है कि वो जाकर पानी की बोतल ले सकता है, वो जाकर मारकर उठा के लिख सकता है, पेन उठा के लिख सकता है। अब जबरदस्ती तुम्हें ये नहीं करना कि नहीं बेटा हटो, तुम नहीं करो हम कर देते हैं, ऐसे भी नहीं करना होता। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि नेसेसरी सपोर्ट दो, जरूर जितनी जरूरत है उतना सपोर्ट करो, और उनको खुद ही करके सीखने दो, या खुद ही उनको प्रैक्टिस करने दो। उनके अंदर भी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, उनको यूज करे, कुछ सीखे, कुछ सिखाएं। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही होता है, हम सभी को एक साथ लेकर चले, बस। अब यूनेस्को की परिभाषा क्या कहती है। ठीक है। यह एक डायनामिक अप्रोच है जो विद्यार्थी विविधता का सकारात्मक उत्तर देती है। विविधता मतलब अलग अलग जो कैटेगरी, अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, उनका सकारात्मक उत्तर देती, पॉजिटिव आंसर देती है, जो और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समस्या नहीं बल्कि सीखने की समृद्ध का अवसर मानती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कुछ बच्चे, अब स्पेशल नीड्स, स्पेशल बच्चे वो भी नहीं होते, या डिसेबल बच्चे वो भी नहीं होते कि जो कमजोर होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली बच्चों से बहुत आगे होते हैं। अब जो बच्चे मतलब थोड़ी नॉर्मली बच्चों से थोड़े पीछे रहते हैं, उनसे भी सीखना है कि वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, पर उनसे भी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि उनसे कुछ सीख नहीं सकते। हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है। उन्हें अवसर प्रदान करना है ताकि वो अपने आप को बेहतर बना सके। इसका मतलब यही है कि हम सभी को एक साथ लेके चले, सबको एक तरह से प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी दे, सिखाए, सीखे और चीजों को बेहतर बनाए। ये नहीं कि उनकी अगर कोई कमियां हैं तो हम उनको कमियों को ही गिनवाते रहें। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें चीजों को और बेहतर बनाना है। ठीक है। मिलते हैं थोड़े से, मिलते क्या है, 2 मिनट रुको, भी लिख के ला रहा हूं भाई।
तो गाइस, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों पढ़ाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों उपयोग में लाते हैं, अब हम पढ़ेंगे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसको क्यों इस्तेमाल करा जाता है, उसकी जरूरत क्या होती है या उसके फायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जानी चाहिए, जिससे उन्हें पूरा मौका मिले कि अपने आप को साबित करने का और आगे बढ़ने का। ठीक है, चाहे वो स्पेशल नीड वाला हो या वो नॉर्मल बच्चा हो, ऐसे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, हर जगह अलग अलग बच्चे पाए जाते हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे एक्सेप्ट, उसे मान कर चलना चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, उनको भी आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए और उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी दें। तो टू रिड्यूस एक्सक्लूशन, हमें क्या करना है, बहिष्कार को कम करना है, हमें उनको समाज में रहने लायक बनाना है और लोगों को बताना है, जागरूक करना है कि नहीं, ये भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू एंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, सामाजिक न्याय करवाना है, इन लोगों को जागरूक बनाना है कि समाज में उनकी भी रिस्पेक्ट बनी रहे और उन्हें समानता का अधिकार भी है। मतलब उन्हें भी समान रहने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि वो अगर वो किसी चीज से डिसेबल्ड है या वो कुछ चीज नहीं कर पाते तो उसका मतलब वो समाज का हिस्सा नहीं है या समाज में रहने लायक नहीं है। नहीं, सबको अधिकार है तो सबको बराबर का अधिकार मिलना भी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्स सो दैट लर्नर विद स्पेशल नीड्स कैन सक्सीड। अब अगर हम उनको सपोर्ट दें, एक सपोर्ट प्रोवाइड करें या रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, हम उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज दे, सपोर्ट दे, उन्हें टच से मोटिवेट करें, उन्हें अच्छी बेहतर बनाना सिखाएं, तो हम वो क्या करते हैं, वो अपने लाइफ में सक्सीड हो सकते हैं या एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। यूज ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, हाँ सीधी सी बात है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमें यूज करनी ही पड़ेगी। अगर करनी क्या पड़ेगी, हम हर टीचिंग लाइन में या हर टीचर हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही यूज करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। अगर बच्चों के अकॉर्डिंग ही चीज नहीं हम बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो चाहते हैं वो पढ़ाएं, इसका मतलब ये है कि पढ़ाना, टॉपिक जो है आपके पास वो टॉपिक ही पढ़ाना है, पर वो कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है और बच्चों के अकॉर्डिंग वो टॉपिक को पढ़ाना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन की होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब जो उसका सर्वांगीण विकास है वो हो, इसमें फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल सभी तरीके के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन के लिए उन्हें प्रिपेयर करना है ताकि वो अपने आने वाले जीवन की समस्याओं को भी टैकल कर सके, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अलग लिख रखे हैं। सबसे पहला है रिड्यूस फेलियर। रिड्यूस फेलियर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, फेलियर रिड्यूस करता है, क्योंकि उन्हें जो बच्चों को, जो डिसेबल बच्चे होते हैं या नॉर्मली जो डाइवर्सिटी होती है बच्चों में, उनको क्या करते हैं, पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, पूरा सीखने का मौका देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जीवन में उनके गोल होते हैं उनको अचीव करते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसीलिए फेलियर रिड्यूस हो जाते हैं। बेसिक प्रमोट डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन वैल्यूज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, बट अब हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। मतलब कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स होती है, विशेष आवश्यकता होती है। ठीक है, वो कौन से लर्नर्स होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तुम्हारा डीएलएड सेकेंड ईयर का लास्ट यूनिट है, इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले के यूनिट आ जाएंगे और भी, ठीक है, बट अभी लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा अलग चलते हैं। तो हमारे पास उसका मतलब क्या होता है, लर्नर विद स्पेशल नीड्स। इसका मतलब होता है लर्नर विद स्पेशल नीड्स आर चिल्ड्रन हु रिक्वायर्स एडिशनल एजुकेशनल असिस्टेंस एंड रिसोर्सेज टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। इसका मतलब है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी वे बच्चे हैं जिन्हें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त सहायता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। बेसिक का मतलब है कि वो बच्चे जिन्हें अपनी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए, अपने पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए किसी रिसोर्स,
किसी एडिशनल रिसोर्स या असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि उन्हें कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए या रिसोर्स प्रोवाइड करे जाए जिससे वो अपने फुल पोटेंशियल में आ सके। क्योंकि ये बच्चे वो होते हैं जो सीखने के लिए अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं ये डिसेबल होते हैं या थोड़े से इम्पेयर्ड होते हैं, जिससे इन्हें बहुत दिक्कत आती है सीखने में। तो इसीलिए हम इन्हें एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि ये फुल पोटेंशियल दिखा सके। अब वो कौन से बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड्स में आते हैं? जो विजुअली इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, मतलब जो देखने में जिनको प्रॉब्लम आती हो, सुनने में प्रॉब्लम आती हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, किसी चीज को पढ़ने में, बोलने में या दिखने में दिक्कत आती हो, और फिर उसके बाद नीड्स इमोशनल एंड बिहेवियर सपोर्ट। नॉर्मल सी बात है, आप सभी क्लास में ऐसे बच्चे होते ही हैं, सभी क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो फुल्ली या तो बहुत ज्यादा ही एक्टिव होते हैं या बहुत ज्यादा ही लूज होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं नॉर्मली, या तो बहुत ज्यादा शैतानी करेंगे या तो चुपचाप बैठे रहेंगे। उनको थोड़ा इमोशनली सपोर्ट दो, इमोशनली बिहेवियर सपोर्ट दो ताकि वो चीजों को समझे, और उसके बाद वो क्या पता और वो अपने लाइफ में फिर अचीवमेंट्स ला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो और इमोशनली बिहेवियर सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ये इस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा मिलते हैं, हर क्लासेस में मिलते हैं, जिनको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो काफी अच्छी अचीवमेंट्स ला सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस की लिस्ट है, उनको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे या डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले गिफ्टेड चिल्ड्रन, वो बच्चे जो एक तरह से प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो कुछ ज्यादा ही एडवांस चलते हैं। आपने देखा होगा सभी क्लास में, ऑलमोस्ट सभी क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टाइम से पहले सारा काम करके रखते हैं, या टाइम से पहले ही उन्हें चीजें याद हो जाती हैं, बहुत जल्दी याद हो जाती है, तो वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। ये सिर्फ एजुकेशन लाइन में ही नहीं, सभी डिफरेंट लाइन में भी होता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव चिल्ड्रंस। क्रिएटिव चिल्ड्रंस मतलब जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करते हैं अलग अलग चीजों को लेकर। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन। लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है, वो भी स्पेशल चिल्ड्रंस में आते हैं। स्लो लर्नर्स एंड अंडर अचीवर्स। स्लो लर्नर्स बहुत जो धीमी गति से सीखते हैं और अपने अचीवमेंट्स जो उनके अचीव वो कर सकते हैं वो भी फिर भी नहीं कर पाते, वो वाले बच्चे। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स वो होते हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले हायर एजुकेशन अचीव करता है, ठीक है, वो होते हैं। डिसएडवांटेजेस एंड डिपेंड्स, जो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा स्लो, मतलब ऐसे अलग से होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बता दूंगा फिर आगे का मजा कैसे आएगा भाई। चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है वो वाले बच्चे। मेंटली चैलेंज्ड और डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। इमोशनली बैकवर्ड चिल्ड्रंस, लर्निंग डिसेबिलिटीज और बैकवर्ड चिल्ड्रंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिमिनल और सोशल बैकवर्ड चिल्ड्रंस। क्रिमिनल का मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल जो बोलते हो, इसका थोड़ा सा मतलब और कुछ है, अभी आगे और पढ़ते हैं एक्सप्लेन में। सबसे पहले हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन, अब उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन कौन होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, जिनमें अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग क्वालिटीज होती है, स्पेशल क्वालिटीज होती है जो नॉर्मल बच्चों से ऊपर होते हैं, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव हायर इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, स्पेशल टैलेंट। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड और स्पेशल टैलेंट compared to other children's compared to other children's of their age. They can learn and understand new concept very quickly and show excellence in area like academic, art, music, etc. नॉर्मल सी बात है, गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और स्पेशल टैलेंट उनके अंदर होता है, ठीक है, और वो बाकी बच्चों से ऊपर होते हैं। नॉर्मली आप सभी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नॉर्मली तुरंत याद करो, कुछ लिख के दिया उनको याद हो गया, या बोलो याद करने के लिए वो पहले ही करके बैठे होते हैं, या उनका काम बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, या वो मैथ्स अच्छे से कर लेते हैं, साइंस में उनका मन लगता है, या अदर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, बाकी बच्चों के मुकाबले। तो वो बच्चे जाते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन में।
अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो एडवांटेजेस, दे लर्न क्विकली। हाँ भाई, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, प्रतिभाशाली उनमें है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी हाई होती है कि वो कोई भी चीज जल्दी याद कर लेते हैं। या जो भी जल्दी याद कर लेते हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन में आते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड क्रिएटिविटी, उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और वो क्रिएटिविटी में भी माहिर होते हैं। बेटर परफॉर्मेंस, हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं बाकी बच्चों से, वो कभी भी डल परफॉर्मेंस नहीं देते, वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उम्मीदें भी उनसे ज्यादा होती हैं। दे बिकम फ्यूचर लीडर, साइंटिस्ट। अभी ये करते हैं ये बच्चे क्या फ्यूचर लीडर, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, मैथमेटिशियन या अलग अलग फील्ड में बेस्ट लाइन, बेस्ट टॉप पे रहते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, नॉर्मल से जो ऊपर होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। अगर कहीं भी आप देखोगे किसी भी कंपनी में, किसी भी लाइन में, कोई भी आदमी, अगर कोई भी पर्सन, आदमी या औरत भी हो, कोई भी पर्सन अगर वो टॉप पर है, उस अपने नॉर्मल लोगों के मुकाबले टॉप पर है, तो कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी ही होगी, तभी जाके वो टॉप पर है। ठीक है, ऐसे किसी का टॉप, या तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होगा, एक्सपीरियंस लेने के लिए तुम्हारे पास तो उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होगी। अगर कोई कम उम्र में उस लेवल पे पहुंचता है तो सीधी सी बात है वो एक गिफ्टेड चिल्ड्रन ही होगा या गिफ्टेड पर्सन ही होगा, जिनके पास बहुत अपनी एक पर्सनल स्पेशल एबिलिटी होगी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड थिंकिंग, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत कमाल की होती है। ये अपने प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व कर लेते हैं और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अपने थिंकिंग से कुछ भी मुमकिन कर देते हैं। चलो, अब कुछ एडवांटेजेस थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कोई भी शक्ति आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। अब वो कमियां देखते क्या क्या हैं। फील लोनली और डिफरेंट, ये लोग, ये बच्चे क्या करते हैं, फील अकेलापन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब सारा काम पहले ही कर लेते हैं तो ये बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, अब वो बच्चे भी कह रहे हैं नहीं ये इंटेलिजेंट है, पढ़ाकू है, ऐसे दूर ही रहो, कि नहीं ये हमेशा तो पढ़ने वाली बात करता रहता है, या हमेशा ही अकेलापन फील, हमेशा ही बोलता रहता है या तुरंत आंसर देता है, तो टीचर भी इरिटेट हो जाती है कभी कभार। तो वो उनसे पूछना बंद कर देते हैं या बोलते कि नहीं तुम बैठे रहो, तो वो अकेलापन फील करता है और सबसे अलग भी फील करता है। नेक्स्ट है हमारा फेस प्रेशर टू परफॉर्म वेल। अब नॉर्मल सी बात है, जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है, जो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो क्या करते हैं, अपने आप में प्रेशर फील करते हैं, वो प्रेशर को फेस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म के नहीं करा तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, या बाकी टीचर्स क्या सोचेंगी, ये सारी चीजें। गेट बोर्ड इन नॉर्मल क्लास, नॉर्मल वो क्या करते हैं, नॉर्मली क्लास चल रही है, कोई मैथ्स का टॉपिक है, अब उसको आता ही है वो टॉपिक, नॉर्मल बच्चों को भले नहीं आता, ठीक है, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का, अगर मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते अब वो बच्चा बोर हो जाएगा, क्योंकि उसको पहले से ही आता है, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, पैसिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो बोर हो जाता है नॉर्मल क्लासरूम में। इनको एक्टिव कराने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज करानी पड़ती है, या इनको लगता है कि कुछ इनोवेटिव नहीं हो रहा क्लास में, तो इसलिए बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट, इनको इमोशनल या सोशल एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजों को बेहतर समझ पाते हैं, बता पाते हैं, और कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, आपने देखा होगा बहुत लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बात करते हैं, सीधा हाँ हाँ या ना, बात खत्म। ठीक है, वो भी एक तरह से गिफ्टेड चिल्ड्रन में ही आते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि हाँ ठीक है, संभाल लेंगे। ठीक है, अब वो इमोशनली इतना अटैच नहीं रह पाते या सोशली इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या करते तो बहुत ज्यादा ही कर लेते हैं। ऑल हैव हाई एक्सपेक्टेशन कॉजिंग स्ट्रेस, अब इनसे, इनको क्या, इन बच्चों से जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, इनको, इनसे उनके पेरेंट्स, टीचर्स, इनके फ्रेंड्स, सभी को हाई एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, कि ये बच्चा तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, अच्छा इसके नंबर कभी कम आते ही नहीं है, तो उसको स्ट्रेस हो जाता है कि अगर अच्छे नंबर, मार्क्स अच्छे नहीं आए या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो घर वाले क्या कहेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, या पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या दोस्त क्या बोलेंगे, तो इसमें वो प्रेशर फील करता है, स्ट्रेस हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है भाई बच्चों का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन। Creative children are those who have the ability to think in new, unique, and imaginative way. New, unique, and imaginative way. They like to explore,
experiment and come up with original ideas. These children often think differently from others and can find creative solution to problems. बेसिक लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ये बच्चे, क्रिएटिव बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि वो चीजों को नए तरीके से सोचे, अनोखे तरीके से सोचे और इमेजिनेटिव वे में सोचे। ठीक है, अब वो नॉर्मली एल्गोरिदम में नहीं चलते, वो अपना खुद का एक तरीका बनाते हैं या अपने तरीके से चीजों को चलाते हैं या फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे फिर उसके बाद वो पसंद क्या करते हैं, वो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं और ओरिजिनल आइडियाज वो खुद लाते हैं। जैसे वो चीजों की खोजबीन करना पसंद करते हैं कि ये चीज कहाँ से आई, उस चीज के बारे में डीप में पढ़ना। ठीक है, डीप में जानना, या एक्सपेरिमेंट प्रयोग कैसे हुआ, इसको कहाँ कंडक्ट कराया गया था, या कैसे करते हैं, या अपने तरीके से कैसे करना। ठीक है, और अपने ओरिजिनल आइडियाज लाना। ऐसा नहीं कि कहीं से देखा, यूट्यूब से देखा, कहीं और से देखा तो वही आइडिया जाके मैम को बता दिया, सर को बता दिया, फॉलो कर लिया। नहीं, वो अपना एक तरीका खुद बना लेते हैं चीजों को करने का। ठीक है, दिस चिल्ड्रंस ऑफ्टन थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स। ये नॉर्मली बाकी बच्चों से अलग सोचते हैं, एक अनोखा तरीका निकालते हैं। सारे रास्ते अगर इस लाइन में जाएंगे तो वो अलग ही अपना रास्ता बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 3 इडियट में रैंचो का कैरेक्टर होता है, वो क्या करता है, अपना एक अनोखा तरीका निकालता है चीप मशीनों को बनाने का। ठीक है, अब मशीनों को यूज करने का, तो वो भी एक क्रिएटिव चिल्ड्रन में भी आता है, क्रिएटिव पर्सन में ही आता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इन बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज्यादा होती है, ये अपने नए नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इनोवेटिव थिंकिंग होती है, ये एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं। फिर उसका ये कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि इनके पास इमेजिनेशन पावर होती है। ये चीजों को, किसी भी चीज को इमेजिनेशन और अलग अलग तरीके से बताकर अपना कॉन्फिडेंस इनमें बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बच्चे क्या है, इनडायरेक्टली बात करते हैं या इनडायरेक्टली बिहेवियर करते हैं, तो इनसे क्या उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कहीं ना कहीं। अडेप्टेबिलिटी, ये किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाते हैं और अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उन चीजों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर सक्सेस। भाई इनका फ्यूचर सक्सेस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये किसी भी फील्ड में अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, जैसे आर्ट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, मैथमेटिशियन हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, वर्क एजुकेशन हो गया, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं ये। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं, चलो वो देखते हैं। जैसे लैक ऑफ डिसिप्लिन, इनमें डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है। ये अपने तरीके से चलने की कोशिश में ये क्लास का, स्कूल का डिसिप्लिन ही भूल जाते हैं। फिर ये डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, दिन भर ख्यालों में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं। बट अगर दिन भर ख्यालों में ही खोए रहेंगे, सामने जो चीज चल रही है वो चीज सीख नहीं पाते, या उनमें प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट से पहले हम मिसअंडरस्टैंडिंग पढ़ लें कि, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग पढ़ लें क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, या जो पेरेंट्स होते हैं, इन बच्चों के इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज को अडेप्ट, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये कैसे पॉसिबल है, या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं करवा सकते। तो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि इन बच्चों को, अब इन्होंने जो आइडिया दिया वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करा जाता, तो ये क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनका भी दिमाग खराब हो जाता है। डिफिकल्टी इन रूटीन टास्क, ये नॉर्मली डेली टास्क में बोर हो जाते हैं क्योंकि वही डेली घिसी पिटी चीज कराई जाती है जिसमें कोई इनोवेशन नहीं होती, तो ये बोर हो जाते हैं कि एक ही चीज करनी है तो यार क्या ही करना। Left-handed children are those who use their left hand more often are activity like writing, eating, drawing or throwing ball। मतलब वो जिंदगी के लगभग ऑलमोस्ट सारे काम वो अपने लेफ्ट हैंड से करते हैं एज कम्पेयर टू राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड को ज्यादा यूज नहीं करते, ज्यादातर मोस्टली वो लेफ्ट हैंडेड का यूज करते हैं। ठीक है, बट एक तरह से ये कोई कई चीजें फायदे भी पहुंचाती है, कई नुकसान भी होते हैं। ठीक है, हर चीज के कई नुकसान होते हैं, कई फायदे होते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस होते क्या है, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ज्यादा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, इनकी ड्राइंग क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छी होती है नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में।
गुड एट मल्टीटास्किंग, हाँ ये मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि इनको पहले से मतलब एक माहौल में राइट हैंड यूज करना आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट लेफ्ट हैंड ये ऑलरेडी पहले से ही यूज करते हैं, तो दोनों हाथ इनको इक्वली यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक राइटी हूँ, राइट हैंड हूँ, राइट हैंडेड पर्सन हूँ, तो मैं सिर्फ राइट हैंड का ही यूज कर सकता हूँ मोस्टली वर्क में। मैं लेफ्ट हैंड को उस तरीके से कभी यूज नहीं कर पाऊंगा। बट जो लेफ्ट हैंडर होता है वो क्या करता है, राइट लेफ्ट हैंड का तो वो यूज बेटर करता ही करता है, बट राइट हैंड का भी यूज करना सीख जाता है क्योंकि वो उसका एनवायरमेंट ही ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए वो मल्टीटास्किंग में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जस्ट देखो, स्ट्रॉन्ग राइट हैंड ब्रेन स्किल, ठीक है, इसका मतलब है कि नॉर्मली जो भी लेफ्ट हैंडर होता है उनमें वो चीजों को, टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीख लेता है। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ढोलक है या पियानो है या गिटार है, उस चीज का वो बेटर इस्तेमाल कर सकता है हमसे, क्योंकि हम राइट हैंड पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमें ज्यादा कंट्रोल में हमारे रहता नहीं है या हम उसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। बट उनका क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑलमोस्ट इक्वली ही प्रिपेयर होता है, तो वो क्या है, चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और कंट्रोल उनका काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए उनका स्ट्रॉन्ग राइट ब्रेन स्किल काफी ज्यादा अच्छा होता है या स्ट्रांग होता है। बेटर इन सम स्पोर्ट, कुछ स्पोर्ट्स में इनको बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे वॉलीबॉल हो गया, इसमें राइट ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयर राइट हैंडेड होते हैं। अब क्या, जो पिच होती है, जो प्लेयर्स होते हैं वो राइट हैंड अकॉर्डिंग, राइट हैंड पर्सन के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन रखते हैं। बट जब लेफ्ट हैंडर आता है तो पूरा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बाकी प्लेयर्स को, पर लेफ्ट हैंडर के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसीलिए वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा। हमेशा तो नहीं, बट फिर भी बेटर परफॉर्मेंस होते हैं नॉर्मल लोगों से। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और अलग अलग तरीके से सोचते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिफिकल्टी इन राइटिंग टूल्स, जो भी राइटिंग टूल्स होते हैं उनका यूज करना, जैसे लिखने में, ठीक है, लिखने में जैसे पेन का यूज करना, सीजर का यूज करना, ठीक है, सीजर का यूज करना, वो सब चीजें ना अब नॉर्मली राइट हैंडेड पर्सन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, बट जो लेफ्ट हैंडर होता है वो यूज नहीं कर पाता या यूज करने में उसको डिफिकल्टी आती है, तो इसीलिए डिफिकल्टी इन राइटिंग टूल्स। राइटिंग चैलेंजेस, हाँ राइटिंग चैलेंजेस होता है, जैसे हम राइट हैंडेड है, हम नॉर्मली यहां से लेकर ऐसे लिखेंगे, नॉर्मली लेफ्ट से लेकर हम राइट लिखते हैं, बट जो लेफ्ट हैंडर होता है उसको लेफ्ट से लेकर राइट लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका पोर्शन थोड़ा, बॉडी पोर्शन थोड़ा खराब हो जाता है, राइटिंग स्लो हो जाती है और उनको ज्यादा, एक तरह से ज्यादा टाइम लगता है। सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर क्या होता है, नॉर्मली लेफ्ट हैंडर लोगों के लिए समाज में एक दबाव, प्रेशर टाइप होता है, जैसे कि कुछ समुदाय या कुछ लोग लेफ्ट हैंडर को अच्छा नहीं मानते या लेफ्ट हैंड यूज करना सही नहीं मानते, तो उनसे उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है, करनी पड़ जाती है। लेस सुटेबल गैजेट्स, जो स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट में गैजेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं या बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंडर के लिए होते हो, मतलब मोस्टली राइट हैंडर के लिए ही होते हैं, जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह के माउस जो होते हैं राइट में रखे होते हैं, ठीक है, कटिंग करने के लिए सीजर होती है, राइट पर्सन के अकॉर्डिंग होती है, राइट हैंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, तो बट लेफ्ट हैंडर को भी तो यूज करना है, तो उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम आती है नॉर्मली। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, हाँ जब सारे लोग एक ही राइट हैंड के ही हो या मोस्टली राइट हैंड पर्सन होते हैं, तो लेफ्ट हैंडर को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाकी लोग किसी और तरीके से काम करते हैं और एक पर्सन या दूसरा पर्सन कोई और तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्लो लर्नर्स एंड अंडर अचीवर। स्लो लर्नर्स एंड अंडर अचीवर, इसका मतलब है कि धीरे पढ़ने वाले, धीरे स्पीड में याद करने वाले, सीखने वाले बच्चे, और कुछ ऐसे बच्चे जिनकी एबिलिटीज हाई होती है पर उनकी अचीवमेंट्स बहुत लो होती है, ठीक है। इनको पढ़ लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या क्या है। स्लो लर्नर्स आर स्टूडेंट्स हु लर्न न्यू थिंग्स एट अ स्लोअर पेस कंपेयर टू अदर स्टूडेंट ऑफ द सेम एज और क्लास। मतलब अगर हम कंपेयर करें उनके सेम एज वाले बच्चों से और सेम क्लास वाले बच्चों से, तो उनके मुकाबले बहुत धीरे सीखते हैं नई चीजों को, ठीक है, इनको ही कहते हैं स्लो लर्नर्स। अंडर अचीवर क्या होता है, अंडर अचीवर आर दोज और स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। मतलब वो स्टूडेंट्स जो अपने एबिलिटी और इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी उनकी इंटेलिजेंस और एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है
वो उनकी क्लास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, पर एक्चुअल जब वो एग्जाम परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो उनकी बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनकी वो अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होता है स्लो लर्नर्स और अंडर अचीवर्स के। एक क्या होता है, ये तो लर्निंग स्पीड इनकी स्लो होती है। हाँ भाई, स्लो लर्नर्स है तो लर्निंग स्पीड इनकी स्लो होगी ही। हाई एबिलिटी विद लो अचीवमेंट्स। ठीक है, हाई एबिलिटी विद लो अचीवमेंट्स। लो अचीवमेंट्स मतलब इनके पास एबिलिटीज बहुत हाई होती हैं, अचीवमेंट्स बहुत कम होते हैं। क्लासरूम स्टैंडिंग, ये क्या करते हैं, ये बच्चे नॉर्मली अपने क्लास ग्रुप में, जो इनका पीयर ग्रुप होता है जिसमें पढ़ते हैं, उनके बीच में छुपे रहते हैं और पढ़ाई पर अगर इनसे कुछ पूछा भी जाए तो उसमें वो छुपे रहते हैं, ज्यादा आंसर नहीं देते, जिससे वो बहुत मतलब कुछ साल वो सेम क्लास में बिता देते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। ठीक है, सोशल एंड एकेडमिक डिफिकल्टीज। इनको सोशल और एकेडमिक डिफिकल्टीज तो इनको आती है क्योंकि इनसे ये जल्दी लर्न नहीं कर पाते और अंडर अचीवर होते हैं, अपनी एबिलिटीज को पहचान नहीं पाते। बट जो सोशल डिफिकल्टी आती है, जैसे ये तो अपनी क्लास और बच्चे अपने एज लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को टैकल करते ही करते हैं, क्योंकि अब वो आते हैं पढ़ते हैं, उनके बीच में नहीं पढ़ पाते या उनके साथ नहीं पढ़ पाते। बट इनके साथ के एज वाले तो होते ही हैं, बट जब इनसे छोटे या यंगर एज वाले बच्चे आते हैं इनकी क्लास में, तभी भी इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अकेडमिक फेलियर, ये अपने आप को कंसिडर कर लेते हैं कि नहीं हम पढ़ नहीं सकते, हमारे लिए पढ़ाई बनी ही नहीं है, और ये जानबूझकर ऐसे काम करते हैं या ऐसी चीजें करते हैं जिससे इन्हें स्कूल से या तो निकाल दिया जाए, या खुद ही मान के चलते पढ़ते ही खुद ये मान के ही चलते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, हमारे लिए पढ़ाई नहीं बनी या हम पढ़ाई के लिए नहीं बने, ऐसे ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस। इनकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होती है, हाई तो नहीं कहूंगा बट ठीक ठाक, और थोड़ी ऊपर होती है, एवरेज से थोड़ी ऊपर होती है, बट ये उस इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते, जिससे ये अंडर अचीवर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा टॉपिक है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स एंड डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। पहले हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को पढ़ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा या ऐसा स्टूडेंट या ऐसा पर्सन जो अपनी फैमिली में सबसे मतलब अपनी फैमिली में पहला पर्सन होता है जो हायर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन अचीव करता है। ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जनरेशन लर्नर आर दोज children who are the first in their family to go to school or receive a formal education। जो मैंने अभी बताया कि वो पहला बच्चा या वो बच्चे जो अपनी फैमिली में पहले होते हैं जो जाकर स्कूल जाकर एक फॉर्मल एजुकेशन अचीव करते हैं या एक हायर एजुकेशन अचीव करते हैं। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। कम फ्रॉम इलिटरेट और सेमी लिटरेट फैमिली। ये ऐसे बच्चे होते हैं या तो इलिटरेट फैमिली या सेमी इलिटरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशनल सपोर्ट एट होम। एजुकेशनल सपोर्ट नहीं होता घर पे, कि घर वाले बोलते कि नहीं काम करने जाओ, फिर भी क्योंकि क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई लिखाई से क्या ही होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए तुम काम करो, इसलिए पढ़ाई लिखाई पे इतना सपोर्ट मिलता नहीं है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ये अपने आप में दबे हुए बच्चे होते हैं। नॉर्मली इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है और इनको मोटिवेट भी कोई नहीं करता, तो मोटिवेशन के नाम पर भी इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि इनको एक तरह से रास्ता दिखाने वाला कोई पर्सन नहीं होता इनके घर में, क्योंकि ये खुद ही अपने घर में फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। तो जाहिर सी बात है कि इनके घर में तो कोई नहीं है, पर बाहर से मिल जाती है मोटिवेशन या बाहर से सपोर्ट, बाहर से कुछ ना कुछ सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिल जाता है, तो बाहर सपोर्ट देने के लिए। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। इन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है और मोटिवेशन भी बहुत कम होता है। स्ट्रगल विद लैंग्वेज एंड सोशल एडजस्टमेंट। अब ये क्या होते हैं, ये बच्चे स्कूल के लैंग्वेजेस को लेकर या वो स्कूल एडजस्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि स्कूल में फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, हिंदी या इंग्लिश, बट वो अपने जो उनकी बोली होती है, जो उनकी मातृभाषा होती है, वो इससे बहुत अलग होती है, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करनी होती है या वो बहुत कम बोलते हैं। ऑफ्टन फेस फाइनेंशियल एंड सोशल बैरियर्स। नॉर्मल सी बात है, फाइनेंशियल इन लोगों के पास
अगर सीधी सी बात है, ये बच्चा पहली बार पढ़ने आ रहा है या बच्चा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, तो फाइनेंशियल बैरियर्स होंगे कि घर वाले ज्यादा पैसे नहीं देंगे, कि नहीं तुम पैसे बर्बाद कर दोगे या पढ़ाई में नहीं लगाओगे वगैरह वगैरह। और सोशल बैरियर्स होते हैं कि इतना पढ़ लिख के कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांस्ड चिल्ड्रन। डिसएडवांस्ड नेक्स्ट है हमारे पास डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। इसका मतलब होता है नॉर्मल से, यार पिछड़े हुए बच्चे या पिछड़े हुए जाति के लोग या कास्ट के लोग या पिछड़े कबीले के लोग, वो बच्चे होते हैं जो किसी पॉवर्टी, अब पढ़ लेते पहले क्या है, डेफिनेशन क्या है। चिल्ड्रन आर दोज हु लैक बेसिक नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी सच एज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सोशल सपोर्ट ड्यू टू पॉवर्टी। किसके कारण? पॉवर्टी, कास्ट, जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये वो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता। किसके कारण? पॉवर्टी, गरीबी के कारण, कास्ट के कारण, जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इन चारों के कारण या और भी एस्पेक्ट्स होते हैं इनके कारण। ठीक है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता, इसीलिए वो एक तरह से वो बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते और स्पेशल चिल्ड्रंस में आ जाते हैं या उनको मौका नहीं मिलता। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सीधी सी बात है, पुअर इकोनॉमिक, अगर वो अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले बच्चे होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है उन बच्चों का, या वो लगातार गांव में रहते हैं तो आते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर है इरेगुलर स्कूल अटेंडेंस, नॉर्मली है इन बच्चों की स्कूल अटेंडेंस पूरी नहीं होती, क्योंकि ये बच्चे ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, पैसे कमाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर इनको लगता है कि पढ़ाई करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि पैसा कमाओ, या हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाओ, बाकी 4 दिन 5 दिन बैठ काम करो। या घर वालों की मेंटेलिटी भी यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, क्योंकि गरीब फैमिली से होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है हमारे पास मालन्यूट्रिशन एंड द पुअर हेल्थ। मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, कुपोषण या पुअर हेल्थ, दोनों का मतलब एक ही है कि तबियत खराब रहना। मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण रहना या पोषण की कमी रहना, और हेल्थ खराब रहना। ठीक है, ये चीज, इस चीज पर भी ये चीज डिपेंड करती है, या ये मालन्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ की वजह से भी ये चीजें होती है। लो एकेडमिक अचीवमेंट, इनकी अचीवमेंट ज्यादा नहीं होती तो घर वाले भी बोलते हैं कि नहीं, जब पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है तो क्यों टाइम बर्बाद करना, काम करो। ठीक है, तो इसीलिए वो काम पे लगा देते हैं या उनकी पढ़ाई छूट जाती है, वो बच्चे स्पेशल चिल्ड्रंस में आ जाते हैं। ठीक है, उन बच्चों को डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। लास्ट है हमारे पास सोशल एंड इमोशनल इनसिक्योरिटी। नॉर्मल सी बात है कि सोशल इनसिक्योरिटी, अब जो गर्ल्स होती हैं या जो वुमेन्स होती हैं, उनको ज्यादातर सोशली इनसिक्योरिटी रहती है या इमोशनल इनसिक्योरिटी रहती है कि वो अगर किसी बाहर इलाके में पढ़ने जाएंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा, या वो कैसे रह पाएंगे, या उनके आसपास का माहौल कैसा रहेगा, एनवायरमेंट कैसा मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं परिवार के और उनके भी मन में। तो ये सारी चीजें हैं, इन सभी की वजह से ये बच्चे स्पेशल चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव लर्निंग एबिलिटीज क्या क्या होती हैं, डिसेबिलिटीज क्या क्या होती हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं, टाइप्स पढ़े थे, बहुत सारी चीजें। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है रोल ऑफ टीचर। एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, जो हमने पढ़ी थी वही सारी चीजें हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो ध्यान देना, कुछ सारी चीजें सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड्स। आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड्स का मतलब है कि टीचर्स जितना जल्दी हो सके बच्चों की एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, उन सभी के बारे में पता लगाए, उनकी डिसेबिलिटीज के बारे में पता लगाए। ठीक है, तभी तो वो आगे जाके उसका उपाय निकालेगा, उसको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड्स। सेकेंड है हमारे पास क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। हमें ऐसा क्लासरूम बनाना चाहिए जो एक तरह से सभी बच्चों के लिए अडेप्टेबल हो, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि सभी को सपोर्ट करे, सभी को एक अच्छा एक अच्छी वाइब दे, सीधी सी बात है। ठीक है, अडेप्टिंग, हाँ, अच्छी वाइब का ये मतलब नहीं कि गाने बजा दिए, नहीं, उनके अकॉर्डिंग हो कि सभी बच्चे सीख सके उसमें से। अडेप्टिंग फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास अडेप्टिंग फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। नॉर्मल सी बात है, जितने भी फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स होते हैं, जितने अलग अलग और नॉर्मल सीधी सी बात, सिंपल है
कि आप एक ही टीचिंग मेथड यूज नहीं कर सकते बार बार, कि आपको उस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। अगर वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत उसमें चेंज करो, थोड़ा सा चेंज आओ, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो, फ्लेक्सिबल करो। जरूरी नहीं कि एक पे ही है तो एक पे ही चलना, नहीं, अलग अलग धीरे 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 उन चीज़ों को मॉडिफाई करते रहना, जिस वजह से वो क्या है अच्छे से मतलब पढ़ सीख सकेगा। तो हमें क्या अडेप्ट करना आना चाहिए नए नए टीचिंग मेथड्स और फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स को। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल सपोर्ट, सबसे सिंपल सी बात है। आप सभी, अब किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, उसको क्या इंडिविजुअल सपोर्ट दोगे। अब ऐसा नहीं कि ग्रुप में एक ग्रुप में आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, हाँ, एक बच्चे को जो सपोर्ट चाहिए सभी बच्चों को वैसा ही सपोर्ट चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबकी डिसेबिलिटीज अलग अलग होती है, सबकी एबिलिटीज अलग अलग होती है, तो उनको भी सपोर्ट इंडिविजुअल ही देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। मतलब हमें क्या है, पेरेंट्स के साथ कोलैब करना है, जो टीचर्स होते हैं पेरेंट्स के साथ कोलैब करना है उनको, और उसके बाद स्पेशल टीचर्स जो भी हमारे काउंसलर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, उनके साथ कोलैब करना है, बातचीत करनी है, और उनके बच्चों के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाना है, जिससे क्या है वो इम्प्रोवाइज कर सके, बेहतर बन सके अपनी चीजों के लिए। बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहिए, जिससे बच्चे हमारे साथ बात कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, हम उनको सॉल्व कर सके। यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली हम स्कूल्स में कौन कौन से टेक्नोलॉजी होता है आपके पास, विजुअल एड्स होते हैं, फिर उसके बाद विजुअल एड्स होते हैं, और प्रोजेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मॉडल्स होते हैं, फिर उसके बाद वीडियोग्राफी होती है और ऑडियोग्राफी होती है, अलग अलग टाइप के विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं। उन सभी का यूज करना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे क्या, लगभग सभी टीचर्स क्या करते हैं आज के टाइम में, कि एआई का जमाना, तो एआई की हेल्प लेते हैं। तो आप भी एआई की हेल्प लो, थोड़ी सी हेल्प लो, जरूरी नहीं कि पूरा डिपेंड हो रहा है, थोड़ी सी हेल्प लो अपनी चीजों को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए और उनका अच्छे से इस्तेमाल भी करना है। तो ये सारे टॉपिक थे, रोल ऑफ टीचर्स, टाइप्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में है। आप पढ़ो, ध्यान से देखो, और लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि और भी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, बाय, ध्यान रखना।